Hello दोस्तों, so now we are going to talk about Right to Information Act 2005. The Right to Information Act 2005. ये किस टाइप का राइट है हमारा? ये राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट ये हमारा फंडामेंटल राइट है। ये एक टाइप का फंडामेंटल राइट है। जो कि दिया गया है आर्टिकल 19 सब आर्टिकल 1 में। ये लाया गया है ताकि भ्रष्टाचार करप्शन के ऊपर हम एक्शन ले सकें, हमको पता चल सके, ट्रांसपेरेंसी मेंटेन रहे। किस लिए आया है? राइट टू इंफॉर्मेशन टू डील विथ करप्शन एंड टेक एक्शन against such corruption एंड सरकारी विभागों से जानकारी लेने के लिए एंड टू कलेक्ट इंफॉर्मेशन फ्रॉम पब्लिक अथॉरिटीज हिस्ट्री क्या है? थोड़ा सा हिस्ट्री देख लेते हैं इसकी, कहाँ से आया है। देन इसके बाद हम सीधा जंप कर जाएंगे सेक्शन पे। हिस्ट्री ऑफ आरटीआई, राइट टू इन्फॉर्मेशन। सबसे पहले ये राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट आया था स्वीडन में 1966 में, एंड देन अपने यहाँ यानी इंडिया में सबसे पहले राजस्थान में इसकी मांग उठी थी, एंड उसके बाद गोवा में, एंड सो ऑन। देन फर्स्टली राइट टू इन्फॉर्मेशन born 1966 in Sweden, and in India first ever demand for RTI in राजस्थान। अरे राजस्थान ऐसे रहेगा, राजस्थान है ये। एंड ये फर्स्ट टाइम इम्प्लीमेंट कहाँ हुआ? मतलब डिमांड पहली बार राजस्थान में हुआ, लेकिन इम्प्लीमेंट लागू पहली बार कहाँ हुआ था? तमिलनाडु में। एंड इम्प्लीमेंटेड फर्स्ट टाइम, इंडिया की बात कर रहे हैं हम अब। इम्प्लीमेंटेड फर्स्ट टाइम इन तमिलनाडु एंड देन गोवा। दैट्स ऑल। इस सेक्शन में, इस एक्ट में, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005 में टोटल चैप्टर्स जो दिए गए हैं वो 6 हैं, एंड टोटल सेक्शंस 31 है। ठीक, अब हम पहले सेक्शन की बात करते हैं। पहला सेक्शन क्या है? सेक्शन 1 बात करता है शॉर्ट टाइटल, इसका संक्षिप्त नाम क्या है, इसका एक्सटेंड कहाँ तक है, एंड कमेंसमेंट कब हुआ, मतलब कहाँ तक इसका विस्तार है और लागू कब हुआ, कमेंसमेंट। तो इसका
शॉर्ट टाइटल क्या हो जाएगा, RTI, राइट टू इंफॉर्मेशन। एक्सटेंड कहाँ तक है, पैन इंडिया, मतलब ऑल ओवर इंडिया, ऑल ओवर इंडिया। एंड कमेंसमेंट में एक इनैक्ट की डेट है एंड एक इम्प्लीमेंट की डेट है। इनैक्ट मतलब कब पारित हुआ, एंड सेकंड इज कब इम्प्लीमेंट हुआ, कब लागू हुआ, कब कम इनटू फोर्स आया, केम इनटू फोर्स आया, मतलब इम्प्लीमेंट हुआ, इम्प्लीमेंट। तो इनैक्ट जो हुआ यानी पारित कब हुआ, 15 जून 2005, एंड इम्प्लीमेंट कब हुआ, 12 अक्टूबर 2005, 12 अक्टूबर 2005 ना। सेक्शन 2, तो सेक्शन 2 कहीं पर भी हो, चाहे यहाँ हो, चाहे कंपनी लॉ हो, चाहे कोई सा भी लॉ हो, नॉर्मली बात करता है डेफिनेशंस के बारे में। सेक्शन 2 डेफिनेशन हर जगह ये एप्लीकेबल होता है। सेक्शन 2A बात करता है हमारा अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट के बारे में। अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट। अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट क्या होती है, जो गवर्नमेंट प्रिस्क्राइब जो प्रोसीजर है कॉन्स्टिट्यूशन का उसके द्वारा चुनी गई हो, मतलब जो संवैधानिक तौर तरीक़ों से गवर्नमेंट इस्टेब्लिश की गई हो, वो अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट है। इसके पहले ये जो 15 जून और ये जब 15 जून को ये एक्ट इनैक्ट हुआ था, उसी टाइम बोल दिया गया था कि ये 120वें मतलब 15 जून से 120वें दिन ये एक्ट ऑटोमेटिकली लागू हो जाएगा, उस टाइम बोला गया था। जस्ट एडिशनल इन्फॉर्मेशन। तो अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट क्या होगी, द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट which is constituted अंडर लॉ, जो संवैधानिक तौर तरीके से अपॉइंट हुई हो वो। नेक्स्ट सेक्शन 2E जो कि बात करता है कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के बारे में। कॉम्पिटेंट अथॉरिटी हिंदी में अगर इसको बोले तो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी क्या लिखे, हाँ यार कट गया, हिंदी में इसको बोलते हैं सक्षम अधिकारी। तो हु विल बी द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी इन केस ऑफ लोकसभा यानी हाउस ऑफ पीपल, लोकसभा यानी हाउस ऑफ पीपल, की राइटिंग क्यों नहीं बैठ रहा है, हाउस ऑफ पीपल जो स्पीकर होगा यानी जो हेड होगा लोकसभा का वो, यानी स्पीकर ऑफ द लोकसभा, इन केस ऑफ लोकसभा ये होंगे। एंड इन केस ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली जो स्पीकर होगा लेजिस्लेटिव असेंबली का वो होगा, इन केस ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली स्पीकर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। एंड थर्ड इन केस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, इन केस ऑफ सुप्रीम कोर्ट जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होंगे वो यानी CJI। एंड इन केस ऑफ हाई कोर्ट जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया यानी वही CJ होंगे वो। एंड इफ एनी ट्रिब्यूनल यानी कोई ट्रिब्यूनल को बोलते हैं प्राधिकरण, कोई ट्रिब्यूनल है ट्रिब्यूनल, तो उसके केस में कौन होगा, राष्ट्रपति यानी प्रेसिडेंट, मतलब अगर सेंट्रल लेवल पे बात हुई प्रेसिडेंट, अगर सेंट्रल लेवल पे बात हुई तब गवर्नर, अगर स्टेट लेवल पे बात हुई तब एंड एडमिनिस्ट्रेटर
administrator if the case is related to union territory यानी UT. So now moving further, इंफॉर्मेशन होती क्या है, जो कि इंफॉर्मेशन दिया गया है सेक्शन 2 क्लॉज F में. F है ये F. क्या इंफॉर्मेशन होती क्या है, बार बार बात हो रही है इंफॉर्मेशन की. तो इंफॉर्मेशन होती क्या है. इंफॉर्मेशन कोई भी ऐसी चीज़ या मटेरियल जिसको सुरक्षित रूप से इलेक्ट्रॉनिक रूप में रखा जा सके. कोई भी मटेरियल जिसको इलेक्ट्रॉनिक रूप से सुरक्षित किया जा सके. एनी मटेरियल which can be stored safely in electronic mode. तो क्या क्या होते हैं, एक तरीके से एक तरफ से लेकर आऊँ. जैसे कोई भी डॉक्यूमेंट ले लेते हैं. कोई भी डॉक्यूमेंट हो सकता है. डॉक्यूमेंट को हिंदी में बोलते हैं दस्तावेज. कोई भी मेमोरेंडम हो सकता है. मेमोरेंडम को बोलते हैं ज्ञापन. या कोई भी ईमेल हो सकता है. ईमेल को पता नहीं क्या बोलते हैं हिंदी में. एंड कोई भी ओपिनियन हो सकता है जिसको रख सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं. ओपिनियन यानी कि मत, हिंदी में मत बोलते हैं इसको. एंड कोई भी एडवाइस हो सकती है, जिसको एडवाइस सलाह, जिसको स्टोर कर सकते हैं. एंड कोई भी प्रेस रिलीज हो सकती है. कोई भी प्रेस रिलीज हो सकती है. एंड कोई भी सर्कुलर हो सकता है. सर्कुलर यानी कि परिपत्र. एंड कोई भी ऑर्डर हो सकता है. यानी कि आदेश. एंड क्या हो सकता है, और कोई भी लॉग बुक हो सकता है. एंड कोई भी कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है जिसको स्टोर किया जा सकता है, विच कैन बी कॉल्ड एज इंफॉर्मेशन. एंड कोई भी रिपोर्ट हो सकती है. कोई भी सैंपल्स हो सकते हैं. आई थिंक को पता होगा पहले से ही. सैंपल्स हो सकते हैं. कोई भी मॉडल इंफॉर्मेशन कहला सकता है. एंड कोई भी डेटा रिलेटेड इंफॉर्मेशन अलग है. डेटा रिलेटेड इंफॉर्मेशन. आप किसी भी प्राइवेट पर्सन से भी कोई भी इंफॉर्मेशन मांग सकते हो, बट देयर विल बी अ कंडीशन कि सच प्राइवेट पर्सन में कोई भी हो सकता है. आर्टिफिशियल पर्सन, आपको पता है ना, पर्सन, आर्टिफिशियल पर्सन एंड नेचुरल पर्सन. तो पर्सन की बात कर रहे हैं. वो पर्सन एसोसिएट होना चाहिए गवर्नमेंट से. यानी सच पर्सन या तो गवर्नमेंट ऑफिसर हो या कोई गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन हो, तभी हम मांग सकते हैं. क्या है केस क्या बता रहा हूँ. एनी जगह कम है. एनी इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू प्राइवेट लिखा है, प्राइवेट पर्सन हम मांग सकते हैं. बट देयर विल बी अ कंडीशन. कंडीशन क्या होगी, बट सच पर्सन shall be covered. अरे यार ये दवाई नहीं बैठ रहा. कवर्ड अंडर गवर्नमेंट लिखा ही नहीं, देख लेते हैं. गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन क्या हो गया था, गवर्नमेंट ऑफिसर. सच पर्सन शेल बी गवर्नमेंट ऑफिसर. एंड और गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन देन यानी किसी प्राइवेट की जानकारी हम ले सकते हैं
बशर्ते एक कंडीशन होगी, एक शर्त होगी, सच पर्सन होना चाहिए सरकारी अधिकारी या संस्थाओं के दायरे में आता हो तभी। ठीक, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट सेक्शन है सेक्शन 2 क्लॉज एच। हम सारे सेक्शंस नहीं करेंगे, जो भी आपको इम्पोर्टेंट होगा वो सारे, जो इम्पोर्टेंट होगा उससे ज़्यादा ही कराऊंगा। आप पूरा बेयर एक्ट यहाँ पे छाप दो, क्या मतलब है, आप जाके वेबसाइट से भी पढ़ सकते हो। तो जो इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से या नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से, बस उतना। वन थिंग आई कैन इंश्योर, दिस विल बी मोर देन सफिशियंट। तो सेक्शन 2 क्लॉज एच में क्या दिया गया है, पब्लिक अथॉरिटी क्या होती है, पब्लिक अथॉरिटी डिफिनेशन। पब्लिक अथॉरिटी डिफिनेशन, पब्लिक अथॉरिटी को क्या बोलते हैं हिंदी में, लोक प्राधिकारी। लोक प्राधिकारी कोई भी ऑफिसर या इंस्टीट्यूशन या कोई ऑर्गेनाइजेशन या कोई एनजीओ पब्लिक अथॉरिटी कहलाएगा अगर वो पार्लियामेंट के द्वारा या कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा या गवर्नमेंट के द्वारा अपॉइंट किया गया है। देन एनी ऑफिसर और एनी इंस्टीट्यूशन और ऑर्गेनाइजेशन और एनजीओ, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, will be considered as public authority, will be considered will be considered as public authority if they appointed or constituted by, ज़्यादा अप्रोप्रिएट रहेगा, और constituted by or constituted under the process of constitution or parliament, constitution or parliament. And specifically in the case of NGO, the NGO shall be in control or under control of government. Then तो यहाँ पे एक नोट डाल के लिख लेते हैं, नोट क्या ऐसे लिख लेते हैं, स्पेसिफिकली in NGO's case, that NGO will be in control of गवर्नमेंट के कंट्रोल में वो एनजीओ होना चाहिए। अभी बात करते हैं सेक्शन 2 क्लॉज जे के अंदर जो कि दिया गया है, सूचना क्या होता है, सूचना की परिभाषा क्या होती है। सेक्शन 2 क्लॉज जे को हिंदी में यहाँ भी बोलते हैं शायद, क्या बोलते हैं, सेक्शन 2 क्लॉज जे में दिया गया है definition of right to information, सेक्शन 3 बताता है क्या क्या राइट है। सेक्शन 3 बताता है कि राइट टू इन्फॉर्मेशन इज प्रोवाइडेड टू एवरी इंडियन सिटीजन, मतलब हर भारतीय नागरिक के पास ये अधिकार है कि वो जानकारी ले सकते हैं, सूचना मांग सकते हैं गवर्नमेंट से। देयर विल बी वन कंडीशन, दैट सिटीजन शुड बी ऑफ इंडियन सिटीजन। लिख लेते हैं, आरटीआई is provided
टू एवरी इंडियन सिटीजन, इंडियन सिटीजन, anyone can ask information under right to information, बट क्या होना चाहिए? ओनली इंडियन सिटीजन कैन आस्क, ओनली इंडियन सिटीजन, ओनली इंडियन सिटीजन होना चाहिए बस। मूविंग फर्दर, सेक्शन 4 क्या बताता है? ये बताता है कि ड्यूटीज़ क्या है हमारी पब्लिक अथॉरिटी की। कंपल्सरी एप्लीकेबिलिटी ऑफ पब्लिक अथॉरिटी, या लिख सकते हैं सीधा सीधा ड्यूटीज़ ऑफ पब्लिक अथॉरिटी। ड्यूटीज़ क्या क्या हैं इसकी? ड्यूटीज़ इसकी है कि जो डॉक्यूमेंट्स जानकारी देनी है जनता को, आदमियों को, पर्सन्स को, वो सुव्यवस्थित ढंग से हर समय एनी टाइम उपस्थित होनी चाहिए इनके पास, पब्लिक अथॉरिटी के पास। ये इनकी ड्यूटी है कि वो हर समय अवेलेबल हो लेजिटिमेट फॉर्म में, ताकि कोई भी मांगे तुरंत आप उसको दे सको। एंड इनको जो इन्फॉर्मेशन है उस डॉक्यूमेंट को इनको इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में भी स्टोर करके रखना है। ये इनकी ड्यूटीज़ है। इनकी ड्यूटीज़ क्या क्या है? डॉक्यूमेंट should be maintained in legitimate form at every time for conveying that information। मतलब इन्फॉर्मेशन देने के लिए आपको अप्रोप्रिएट या लेजिटिमेट फॉर्म में हमेशा उसको मेंटेन रखना है, ताकि जब भी एप्लीकेशन आए, रिक्वेस्ट आए, आप तुरंत उसको दे सको। नेक्स्ट, डॉक्यूमेंट शुड बी मेंटेन इन सेफ इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म, सेफ इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म, मतलब सुरक्षित ढंग से आपको इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में भी मेंटेन करना है। आगे बढ़ते हैं। सेक्शन 5 बात करता है हमारे अपॉइंटमेंट ऑफ पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर के बारे में। अपॉइंटमेंट ऑफ पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर, PIO, आगे से PIO ही लिखूंगा, इतना बड़ा कौन लिखेगा। अपॉइंटमेंट, PIO को हिंदी में क्या बोलते हैं? PIO को बोलते हैं लोक सूचना अधिकारी, पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर। तो क्या होगा? एवरी पब्लिक अथॉरिटी shall designated as सेंट्रल पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर एंड स्टेट पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर। मतलब ये 2 तरीके से बनाए जाएंगे, मतलब सेंट्रल लेवल पे, स्टेट लेवल पे। सेंट्रल लेवल पे क्या क्या होगा? सेंट्रल लेवल पे कैसे, जैसे किस नाम से? सेंट्रल पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर, एंड स्टेट लेवल पे स्टेट पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर। तो सेंट्रल पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर कौन होता है, कौन कौन इसमें होते हैं, वो देख लेते हैं पहले, उसके बाद हम देख लेंगे स्टेट पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर इसमें कौन होता है, कौन अपॉइंट करता है, कौन इसको डिस्पोज ऑफ करता है। तो फर्स्ट, एवरी पब्लिक अथॉरिटी shall designate every public authority shall designate, हर पब्लिक अथॉरिटी डिजिग्नेट करेगी एक सेंट्रल पब्लिक
इंफॉर्मेशन ऑफिसर एंड एक स्टेट पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर। कितने अपॉइंट होंगे ये लोग? हर पब्लिक अथॉरिटी सेंट्रल पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर अपॉइंट करेगी एंड स्टेट पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर अपॉइंट करेगी। कितने अपॉइंट होंगे? जितना गवर्नमेंट सोचे, जितने गवर्नमेंट को नीड हो। कितना? एज पर नीड, एज पर रिक्वायरमेंट और एज पर नीड, कुछ भी एज पर नीड लिख देते हैं सीधा सीधा, एज पर नीड। नेक्स्ट सेक्शन 6 की बात करते हैं। सेक्शन 6 में क्या दिया गया है? हम क्या क्या कौन कौन सी सूचना मंगवा सकते हैं, जैसे कौन कौन सी सूचना हम एप्लीकेशन देख के मांग सकते हैं, वो दिया गया है सेक्शन 6 में। आरटीआई द्वारा सूचना मांगने का अनुरोध या प्रोसेस क्या है? रिक्वेस्ट फॉर ऑब्टेनिंग इंफॉर्मेशन, रिक्वेस्ट फॉर ऑब्टेनिंग इंफॉर्मेशन। कौन कौन सी इंफॉर्मेशन हम मंगवा सकते हैं? एनी सिटीजन, हम क्या क्या मांग सकते हैं ऐसे ओनली पहले बता देता हूँ। कोई भी सिटीजन जो कि आरटीआई के द्वारा आरटीआई से सूचना मांगना चाहता है, तो वो रिक्वेस्ट करके, चाहे क्या बोलते हैं, लिखित रूप में चाहे इलेक्ट्रॉनिक रूप में, किसी भी तरीके से, किसी भाषा में, चाहे हिंदी चाहे इंग्लिश चाहे किसी वर्नाकुलम तो नहीं, किसी भी लोकल लैंग्वेज में। वर्नाकुलर भी वो होती है जहाँ पे ये कंपनी के लिए अलग किया जा सकता है, जैसे जहाँ पे कंपनी का रजिस्ट्रार ऑफिस होता है, वहाँ की एरिया में जो लोकल लैंग्वेज होती है उसे वर्नाकुलर लैंग्वेज बोलते हैं। तो हटते हैं वहाँ से, यहाँ पे आते हैं। तो किसी भी लोकल लैंग्वेज में फीस देकर, नॉर्मली 10 रुपये की फ़ीस होती है, उतनी फीस देकर आप इंफॉर्मेशन मंगवा सकते हो। तो कोई भी एनी सिटीजन में रिक्वेस्ट एनी सिटीजन में रिक्वेस्ट इंफॉर्मेशन बाई मेकिंग कैसे कर सकते हैं? या हम रिटर्न रिक्वेस्ट डाल दें बाई मेकिंग अ रिटर्न और इलेक्ट्रॉनिक रिक्वेस्ट, या तो हम लैंग्वेज क्या होनी चाहिए? लैंग्वेज या इंग्लिश हो सकती है, फर्स्टली तो इंग्लिश ही होगी, एंड या हिंदी हो सकती है, या कोई भी एनी ऑफिशियल लैंग्वेज, कोई भी एनी ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द एरिया। अब जैसे तमिलनाडु केरल, इस वहाँ पे तो उन सब की चलती है, तो वो लोग अपनी भाषा में भी एप्लीकेशन डाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप जब एप्लीकेशन डाल रहे हो उस टाइम आपको कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है कि आप एप्लीकेशन मतलब इन्फॉर्मेशन किस लिए मांग रहे हो। आपको कोई प्रायर बिहाइंड द रीज़न देने की ज़रूरत नहीं है कि हम इसलिए मांग रहे हैं, एंड आपको अपनी कोई पर्सनल डिटेल्स भी शेयर करने की ज़रूरत नहीं है। ये भी लिख देते हैं, नॉट रिक्वायर्ड टू गिव रीज़न बिहाइंड दैट, मतलब आपको बताने की ज़रूरत नहीं है कि आप मांग किस ले रहे हो। एंड नॉट रिक्वायर्ड टू गिव पर्सनल डिटेल, आपको अपनी पर्सनल डिटेल भी देने की ज़रूरत नहीं है, बट फीस आपको लगेगी, आपको फीस के साथ ये सब देना पड़ेगा। ये हो गया, बट एप्लीकेशन आपको डिस्क्राइब फीस के साथ देना होगा। एप्लीकेशन फीस मस्ट बी पेड।
नॉर्मली 10 रुपये होती है, नॉर्मली, एग्जैक्ट नहीं बता रहा हूँ, हो सकता है कुछ अलग हो सकता है, लेकिन नॉर्मली 10 रुपये की होती है। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं सेक्शन 7 के बारे में। सेक्शन 7 बात करता है डिस्पोजल ऑफ रिक्वेस्ट, मतलब अनुरोध का निपटारा, आवेदन का निपटारा। मतलब जब आप एप्लीकेशन डालोगे और आपका एप्लीकेशन रिजेक्ट होगा, किन किन केसों में रिजेक्ट होगा वो बताया गया है, या टाइम पीरियड क्या है वो बताया गया है। डिस्पोजल ऑफ रिक्वेस्ट एंड टाइम पीरियड, वो हमारे सेक्शन 7 में दिया गया है। सेक्शन 7 में दिया गया है, क्या क्या है? टाइम लिमिट एंड मैनर in which information is provided by public information officer, पहले हम बात करते हैं टाइम लिमिट क्या है। टाइम लिमिट नॉर्मली हर केस में होता है 30 दिन का, बट कोई इमरजेंसी का केस है तो उस केस में 48 घंटे भी हो सकता है। कॉम्प्रिहेंसिवली लिखते हैं, अच्छे से लिखते हैं, विस्तार पूर्वक। इंफॉर्मेशन must provide within 30 days of receiving request. If the request concerns life or liberty, then information must be provided within 48 hours. And if information not provided within 30 days, नॉर्मली तो यही होता है, it is deemed that application is rejected. अगर 30 दिन के अंदर अंदर आपको रिप्लाई नहीं आया तो आपको मान के चलना है कि आपका एप्लीकेशन रिजेक्ट हो गया है। क्या है इसमें, फिर से एक बारी, आपको कितने दिन के अंदर सूचना मिलेगी? ये पब्लिक अथॉरिटी है, जो पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर, उसके लिए है। आप जो एप्लीकेशन डालोगे तो उसको आवेदन के 30 दिन के भीतर जानकारी देना एकदम ज़रूरी है। और लेकिन अगर मामला किसी के जीवन या स्वतंत्रता से रिलेटेड है तो 48 घंटे के अंदर अंदर आपको इन्फॉर्मेशन देनी ज़रूरी है। लेकिन यदि 30 दिन के भीतर सूचना अधिकारी जानकारी नहीं देता है तो माना जाएगा कि आवेदन रिजेक्ट कर दिया गया है। तो ये इसका सार था। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट सेक्शन है सेक्शन 8। क्या है?
एग्जाम्पशन फ्रॉम डिस्क्लोजर ऑफ इंफॉर्मेशन, कौन कौन सी वे सूचनाएं हैं जो आरटीआई के तहत नहीं दी जाएंगी, जिस पे इंफॉर्मेशन पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर मना कर सकता है कि नहीं भैया ये इन्फॉर्मेशन हम दे नहीं सकते, तो कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन है जिसमें कह सकते हैं। तो ये है एग्जाम्पशन फ्रॉम डिस्क्लोजर इंफॉर्मेशन, एग्जाम्पशन फ्रॉम डिस्क्लोजर ऑफ इंफॉर्मेशन। तो कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन है वो देख लेते हैं। ऐसे ब्रीफ में पहले बता देता हूँ, फिर एक तरीके से लिखूंगा। जैसे कोई भी इन्फॉर्मेशन अगर रिलेटेड हो देश की एकता, अखंडता तथा संप्रभुता, कोई भी इन्फॉर्मेशन अगर देश की एकता, अखंडता तथा संप्रभुता से रिलेटेड है तब मना कर सकते हैं। देश की सुरक्षा, वैज्ञानिक व आर्थिक हित से रिलेटेड है तब मना कर सकते हैं। विदेशी संबंधों से रिलेटेड है तब मना कर सकते हैं। कोर्ट या एजेंसी ने किसी जानकारी को देने से मना कर दिया तब मना कर सकते हैं। विदेशी सरकार द्वारा विश्वास में दी गई जानकारी तब मना कर सकते हैं। किसी के जीवन को खतरा अगर पहुंच सकता है या शारीरिक नुकसान पहुंच सकता है किसी को तब मना कर सकते हैं। एंड अगर कोई जैसे क्या बोलते हैं उसको मंदिर मंडल वाले कागजात हैं तब मना कर सकते हैं। या अपराधियों के अपराधों की जांच से रिलेटेड कोई डॉक्यूमेंट है तब मना कर सकते हैं। तो ये सब पूरा सारा हो गया है। अभी हम इसको अच्छे से विस्तार से लिखते हैं। जैसे कब कब मना कर सकते हैं। पहला क्या है, इंफॉर्मेशन which would prejudicially affect क्या किस पे अफेक्ट करेगा, सोवेनिटी सोवेर अरे 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 सोवेनिटी ऐसे लिखा जाएगा, सोवेनिटी ये ई है फिर आई है, सोवेनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया। अगर सोवेनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया को अफेक्ट करेगा देन एंड सिक्योरिटी, स्ट्रेटेजिक, साइंटिफिक और इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ द स्टेट्स। अगर सिक्योरिटी से, स्ट्रेटेजी से, साइंटिफिक और इकोनॉमिक इंटरेस्ट से रिलेटेड है स्टेट से तब भी मना कर सकते हैं। या कोई फॉरेन रिलेशन से रिलेटेड है तब मना कर सकते हैं। या इंफॉर्मेशन फॉरबिडन टू पब्लिश बाय एनी कोर्ट और ट्रिब्यूनल और विच में constitute contempt of court, which may constitute contempt of court। यानी अगर किसी कोर्ट ने या ट्रिब्यूनल ने मना कर दिया कि भैया ये इन्फॉर्मेशन आपको पब्लिश नहीं करनी है और उसको पब्लिश करने से हम कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट कर देंगे, तब वो इन्फॉर्मेशन हमको पब्लिश नहीं करनी है। सीधा सीधा जिसको अगर कोर्ट ने ही मना कर दिया नहीं इसको नहीं पब्लिश करना तो उसको नहीं करना है, कोई फोर्स नहीं कर सकता उसके लिए। एंड हो गया। एंड नेक्स्ट है इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू कॉमर्शियल, ट्रेड सीक्रेट्स और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी unless
larger public interest justifies disclosure। यानी अगर कोई इन्फॉर्मेशन रिलेटेड है ट्रेड सीक्रेट से रिलेटेड या कोई इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी से रिलेटेड, यानी जैसे किसी ने अपना पेटेंट करवाया है, कोई कॉपीराइट करवाया है, कोई ट्रेडमार्क करवाया है, जैसे किसी ने अपना कोई सामान बनाने का, जैसे कोका कोला है, आपको पता होगा, उसने हमारे यहाँ पर पेटेंट ले रखा है। अगर हम उसको पब्लिश कर देते हैं, वो हमको पब्लिश नहीं करना है, मैं बता रहा हूँ। कोई भी पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉ में आते हैं वो सब भी पब्लिश नहीं करनी है, अनलेस जब बहुत लार्ज नंबर पे पब्लिक इसको अपोज करने लगे, नहीं करो करो करो, वो एक्सेप्शनल केस है। नॉर्मल केस में इन सबको हमको पब्लिश नहीं करना है। एंड information related to information received in confidence from a foreign government। अगर किसी फॉरेन गवर्नमेंट ने हमको इन्फॉर्मेशन दिया है भरोसे से, तो हम नहीं करेंगे पब्लिश उसको। एंड अगर कोई इन्फॉर्मेशन है, इन्फॉर्मेशन which would endanger life or physical safety of any person। मतलब अगर कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन है जिसको डिस्क्लोज करने से किसी भी पर्सन की फिजिकल या किसी की को जान का खतरा हो सकता है, तो ऐसी इन्फॉर्मेशन हम डिस्क्लोज नहीं करेंगे। हम मतलब पब्लिक ऑफिसर, पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर। एंड इंफॉर्मेशन which would impede investigation, apprehension or prosecution of offender और प्रोसिक्यूटर ऑफ ऑफेंडर। यानी अगर कोई अपराधी है एंड उसके अपराधों की हम जांच कर रहे हैं, तो जो हमने डॉक्यूमेंट से रिलेटेड उससे इकट्ठा किए हैं, तो वो भी हम पब्लिश नहीं करेंगे। ये हो गया। एंड एनी कैबिनेट पेपर्स, ये भी हमारे पास अथॉरिटी है कि अगर कोई इनसे रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन मांग रहा है, तो हम फट से रिजेक्ट कर सकते हैं उसको और बोल सकते हैं भाई ये तो नहीं मांग सकता। आगे अब हम बात करते हैं सेक्शन 12, जो कि बात करता है सेक्शन 12 एस्टेब्लिशमेंट ऑफ सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन, मतलब केंद्रीय सूचना आयोग का गठन, जिसको हम शॉर्ट में CIC बोलते हैं, सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन। तो क्या है? एस्टेब्लिशमेंट ऑफ सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन, ये सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा बनाया जाता है, सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। इसमें मेंबर कितने होते हैं? मेंबर 11 होते हैं, इधर लिख लेते हैं इसको। टोटल मेंबर 11 होते हैं। एक होता है चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर एंड 10 अलग अदर मेंबर्स होते हैं। कौन होता है? पहले जैसे बताया मैंने, उधर लिख दिया, मेंबर 11 होते हैं, जिसमें एक होता है चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर, राइट। चीफ इंफॉर्मेशन ऑफिसर, कमिश्नर यार,
कमिश्नर इस छोड़ एंड मैक्सिमम 10 सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमिश्नर्स, सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमिश्नर्स, मतलब एक चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर होगा एंड अदर 10 सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमिश्नर होंगे। इन सबको कौन अपॉइंट करता है? ये सब अपॉइंट होते हैं अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एंड प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैसे अपॉइंट करते हैं? वो एक कमेटी होती है जिसके रिकमेंडेशन पे ये अपॉइंट करते हैं। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया किसके एक रिकमेंडेशन पे, रिकमेंडेशन फॉर president, there will be a committee एंड इस कमेटी में कौन कौन लोग होंगे? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ कमेटी, कॉन्स्टिट्यूशन नहीं लिख रहा हूँ, बस लिख रहा हूँ डायरेक्ट। कमेटी में एक चेयरपर्सन होंगे जो कि होल्ड करेंगे पीएम। चेयरपर्सन, कमेटी की बात हो रही है, यहाँ पे एक लाइन लगा देता हूँ, बाद में कन्फ्यूजन होती है। कमेटी की बात कर रहे हैं तो एक चेयरपर्सन होंगे, जो कि कौन होंगे? प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, पीएम ऑफ इंडिया। एंड इस कमेटी में कितने लोग होंगे? कमेटी में 3 लोग होंगे, याद रहे, कमेटी में 3 लोग होंगे टोटल। पूरे शुरू से बता रहा हूँ, शुरू से टोटल पूरे में चीफ हम बात कर रहे हैं इंफॉर्मेशन कमीशन, सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में। इंडिया क्यों लगा रहा हूँ? सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन के बारे में बात कर रहे हैं। तो इसमें 11 मेंबर होंगे। सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन में 11 मेंबर होंगे। एक होगा चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर एंड अदर 10 होंगे सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमिश्नर्स। ये जो अपॉइंट होंगे, ये अपॉइंट होंगे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। एंड प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को एक कमेटी बताएगी कि इसको आपको अपॉइंट करना चाहिए, मतलब रिकमेंडेशन देने के लिए। वो कमेटी में कौन हेड करेगा? वो कमेटी हेड करेंगे पीएम। एंड एक मेंबर होंगे लीडर ऑफ अपोजिशन इन लोकसभा, लीडर ऑफ अपोजिशन इन लोकसभा, प्लस एक पीएम हो गए, एक अपोजिशन का लीडर हो गया लोकसभा में, एंड एक हो जाएंगे एंड एक यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर टू बी नॉमिनेटेड बाय पीएम। मतलब एक और होंगे जिनको पीएम ही नॉमिनेट करेगा। तो ये कॉन्स्टिट्यूट करने की जो कमेटी होगी उसमें 3 मेंबर होंगे। कौन कौन होंगे वो बता दिया। अभी बात करते हैं सेक्शन 13 के बारे में। सेक्शन 13 में बताया गया है टेन्योर क्या होगा चीफ इंफॉर्मेशन कमीशन का या कमिश्नर का। टेन्योर क्या होगा? चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर का। चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर या जो अदर मेंबर होंगे सबके लिए चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर। तो पहला होगा चाहे जितना गवर्नमेंट ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे उतना या अप टू द एज ऑफ 65 ईयर
मतलब चाहे जितने दिन के लिए अपॉइंट करना चाहे गवर्नमेंट उतना, जो कि अभी प्रिस्क्राइब है शायद 5 साल तक, लेकिन उसमें लिखा गया है एक्ट में कि एज द प्रिस्क्राइब टाइम पीरियड, मतलब जितना गवर्नमेंट चाहे उतना, एज में बी प्रिस्क्राइब, एज में बी प्रिस्क्राइब और मैक्सिमम एज ऑफ 65 ईयर विच ईयर इज अर्लियर, विच ईयर इज अर्लियर। मतलब जैसे गवर्नमेंट ने अवॉइड कर दिया 5 साल तक, 5 साल तक अगर अगर मान लेते हैं वो 60 साल के थे तो 5 साल अपॉइंट होने के बाद उनको हटना पड़ेगा। अगर मान लेते हैं वो 55 साल के थे एंड 5 साल के लिए अपॉइंट हुआ तो 5 साल के बाद ठीक, यहाँ पे एक नोट लिख लेते हैं, नोट लिख लेते हैं, नो री अपॉइंटमेंट, नो री अपॉइंटमेंट, इनका कोई री अपॉइंटमेंट भी नहीं होगा। तो वहाँ से वो 5 साल के लिए अपॉइंट हो जाएंगे, लेकिन अगर उनकी एज 65 ईयर एज हो गई तो अगर वो 1 साल के लिए भी, 1 साल भी उनका हुआ रहे फिर भी उनको हटा दिया जाएगा। मैच्योरिटी अर्लियर यहाँ तक हो गया। एक अमेंडमेंट आया था, अमेंडमेंट था चीफ इंफॉर्मेशन ऑफिसर या सेंट्रल इंफॉर्मेशन ऑफिसर, चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर या सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमिश्नर, इन सबकी सैलरी, इन सब का अलाउंस यानी भत्ता और एनी अदर सर्विसेज all will be decided by सेंट्रल गवर्नमेंट, all will be decided by सेंट्रल गवर्नमेंट। आगे बढ़ते हैं। सेक्शन 14 क्या बात करता है कि कैसे पद से हटाया जाएगा इन सबको, कि डिस्पोजल फ्रॉम पोस्ट ऑफ CIC, चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर और सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमिश्नर लिखा है, सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमिश्नर, तो आपको हटाया जाएगा। कौन हटाएगा इनको? प्रेसिडेंट हटाएंगे आफ्टर द रिसर्च रिपोर्ट बाय सुप्रीम कोर्ट। मतलब सुप्रीम कोर्ट की जांच की रिपोर्ट के आधार पर इनको राष्ट्रपति द्वारा हटाया जाएगा। क्या क्या होगा, किन किन केसों में? 2 केस होंगे, इनको हटाया जाएगा अगर ये फाउंड गिल्टी हुए हैं तब, यानी इसको हिंदी में बोलेंगे साबित कदाचार के मामले में, या ये अनकैपेबल हैं उस वर्क को करने के लिए तब, यानी असमर्थता के मामले में। तो इनको कौन हटाएगा? अरे हटाया जाएगा इनको फ्रॉम प्रेसिडेंट आफ्टर रिसर्च रिपोर्ट बाय सुप्रीम कोर्ट। कब किन केस में? 2 केस में, अगर ये फाउंड गिल्टी हैं तब, अगर ये किसी मामले में गिल्टी पाए गए हैं तब, या इन केस ऑफ अनकैपेबिलिटी, इन केस ऑफ अनकैपेबिलिटी तब इनको हटाया जाएगा। अब बात करते हैं सेक्शन 15 बात करता है हमारे स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन के बारे में, जो कि कंस्टिट्यूट किया जाएगा स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा। इसको क्या बोलते हैं हिंदी में? राज्य सूचना आयोग का गठन। कॉन्स्टिट्यूशन का डायरेक्ट लिखते हैं, स्टेट
इंफॉर्मेशन कमीशन will be constituted by स्टेट गवर्नमेंट। यस जी लिखा है, स्टेट गवर्नमेंट। सेम प्रोसेस है जैसा पीछे पड़ा था, खाली एक दो जगह बदले, जैसे प्रेसिडेंट की जगह पे गवर्नर हो जाएगा, पीएम की जगह पे सीएम हो जाएंगे, एंड लोकसभा की जगह पे लेजिस्लेटिव असेंबली हो जाएगी। बस जैसे टोटल मेंबर कितने होंगे हमारे स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन में? 11 उसमें भी थे, 11 इसमें भी है। 11 में एक कौन होगा? एक होंगे स्टेट चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर एंड एक होंगे, अरे 11 में बात कर रहे हैं ना, तो एक स्टेट चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर एंड अदर 10 होंगे स्टेट इंफॉर्मेशन कमिश्नर। वो चीफ होंगे, ये ऐसे ही होंगे। ये किसकी तरह अपॉइंट किए जाएंगे? अपॉइंटेड बाई गवर्नर एंड किसकी रिकमेंडेशन पे? एक कमेटी की रिकमेंडेशन पे अपॉइंटेड बाई गवर्नर फ्रॉम रिकमेंडेशन फॉर गवर्नर there will be a committee उस कमेटी में, अरे यार बीच से लेकिन एक बात बीच से काट दिया जी। देयर विल बी अ कमेटी को हेड कौन करेगा? सीधा कमेटी की बात कर रहे हैं। कमेटी को हेड करेंगे, चेयरपर्सन होंगे कमेटी के कौन? सीएम ऑफ स्टेट। कमेटी में 3 पर्सन होंगे, एक सीएम ऑफ स्टेट होंगे एंड एक होंगे लीडर ऑफ अपोजिशन इन लेजिस्लेटिव असेंबली एंड एक होंगे कैबिनेट मिनिस्टर नॉमिनेटेड बाय सीएम ऑफ दैट स्टेट। हमने यहाँ तक कर लिया। अब हम पहुँच गए हैं सेक्शन 16 पे। सेक्शन 16 बात करती है ऑफिस ऑफ होल्डिंग। ऑफिस ऑफ होल्डिंग जो स्टेट इंफॉर्मेशन कमिश्नर हैं या स्टेट चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर हैं उनके लिए। तो पहला केस क्या होगा? एज द केस मे बी डिसाइडेड बाय स्टेट गवर्नमेंट और अप टू द एज ऑफ 65 ईयर, चाहे जितना गवर्नमेंट डिसाइड कर रही है उतने प्रिस्क्राइब लिमिट के लिए, या अप टू द एज ऑफ 65 ईयर विच इज अर्लियर। इसमें भी नो रीअपॉइंटमेंट। नेक्स्ट सेक्शन 17 के बात करते हैं डिस्पोजल ऑफ, मतलब पद से हटाना। कब पद से हटाएंगे? डिस्पोजल ऑफ SIC मतलब स्टेट इंफॉर्मेशन कमिश्नर या स्टेट चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर। इन सबको कैसे डिस्पोज करेंगे? कौन डिस्पोज करेगा? ये बाई गवर्नर होंगे। सेम वे आफ्टर रिसर्च रिपोर्ट बाई सुप्रीम कोर्ट। आफ्टर रिसर्च रिपोर्ट ऑफ सुप्रीम कोर्ट। कब हटाया जाएगा? किन केस में? अगर ये फाउंड गिल्टी हुए हैं तब, या ये अनकैपेबल है
तब आगे बात करते हैं सेक्शन 18 के बारे में। सेक्शन 18 क्या बताता है? पावर ऑफ इंफॉर्मेशन कमीशंस। पावर ऑफ इंफॉर्मेशन कमीशन, ये उनकी ड्यूटी होती है, उनके पास ये पावर होता है कि अगर कहीं भी पीआईओ अपॉइंट नहीं है, पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर अपॉइंट नहीं है, तो वहाँ पे ये खुद से मंगवा सकते हैं। एंड मतलब मंगवा नहीं सकते, जैसे अगर किसी भी बंदे की रिक्वेस्ट रिजेक्ट हो गई है तो वो कंप्लेन करना चाहता है तो वो इनके पास करेगा। या ये अगर सोचते हैं, या ये अगर सोचते हैं कि जो रिजेक्ट किया गया है ये अनरिलेवेंट ग्राउंड नहीं था रिजेक्ट करने के लिए, तो वो भी कर सकते हैं। ब्ला 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 ब्ला, जैसे बता दिया, 2-4 जिसको लिखेंगे नहीं, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, उनकी ड्यूटीज़ होती हैं। आगे बढ़ते हैं, ज़्यादा लंबा हो रहा है। सेक्शन 19 की तरफ। सेक्शन 19 में बताया गया अपील। अपील हम कब कब करेंगे? अगर हमने एप्लीकेशन डाली है एज अ पर्सन, एज अ कंज्यूमर, हम बीइंग अ सिटीजन, अगर विद इन प्रिस्क्राइब, दैट इज़ विद इन 30 डेज, अगर हमको कोई जवाब नहीं आता है तो हमारे पास राइट आ जाता है अपील करने का। एनी पर्सन, दिख रहा है ना, क्या दिख रहा है? एनी पर्सन who does not receive a decision within prescribed 30 days, then it can अपील। तो पहली अपील हम कब करेंगे? पहला दिन 30 डेज के अंदर अगर नहीं रिसीव हुआ, हमको जो टाइम है, तब फर्स्ट अपील। फर्स्ट अपील कब करेंगे? मना करने या तय समय पूरा होने की तारीख से 30 दिन के भीतर। मतलब जब मना किया गया, जैसे हमारा एप्लीकेशन रिजेक्ट हो गया, तब से 30 दिन, या जो जैसे ये 30 दिन जब पूरा हो, मतलब 30 दिन को प्रोवाइडेड था कि आपको 30 दिन के अंदर इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर देना है, वो टाइम ख़त्म हो गया, वहाँ से 30 दिन के अंदर अंदर हमको फर्स्ट अपील कर देनी है। क्या होगा? अंडर 30 डे फ्रॉम डेट ऑफ रिफ्यूज़ल। और जैसे जो हमने वो एक्सेप्शनल ग्राउंड नहीं पढ़े थे कि इस केस में मना कर सकते हैं, अगर हमको नहीं पता किस केस में मना होता है, तो हम अगर जैसे हमको मना हो गया है तो वहाँ से, या जो टाइम दिया गया था वहाँ ख़त्म होने के बाद से 30 दिन के अंदर अंदर हमको फर्स्ट अपील कर देनी है। अंडर 30 डे फ्रॉम द डेट ऑफ रिफ्यूज़ल और फ्रॉम द एक्सपायरी ऑफ प्रिस्क्राइब्ड टाइम लिमिट, तो हमको कर देना है। एंड किसके अंडर करना है, मतलब किसके पास हमको अपील करना है? तो जो लोक सूचना अधिकारी से बड़ी रैंक के अधिकारी होंगे उनके पास। मतलब किसके करना है? अंडर विच, किसके अंडर? द ऑफिसर ऑफ सीनियर इन रैंक टू द पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर इन कंसर्न्ड पब्लिक अथॉरिटी। मतलब जिसने रिजेक्ट किया है या जो देने वाला था उसके ऊपर जो बंदा है, उसके पास हमको अपील करनी है पब्लिक अथॉरिटी के अंदर। फर्स्ट अपील के केस में ये क्राइटेरिया है। एंड नाउ अभी सेकंड अपील हमको कब करनी है? सेकंड अपील हमको मना करने तथा तय समय सीमा पूरा होने के 30 दिन के अंदर अंदर हमको कर देना है। सेकंड अपील कब करना है? अंडर 90 डेज
from the refusal or expiry of prescribed time। किसके अंडर करना है? केंद्रीय या राज्य सूचना आयोग के पास। अब कोई ऑफिसर के पास नहीं करना है, किसके अंडर करना है? अंडर सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन और स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन, इनके पास करना है। इन दोनों में से किसी के पास भी कर सकते हैं। सब हो गया। अभी हम बात करते हैं सेक्शन 20, जिसके अंदर दिया गया है पेनाल्टीज। पेनाल्टीज क्या क्या होंगी पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर के लिए अगर वो हमको सही तरीके से नहीं देता है इंफॉर्मेशन। देन यदि सूचना आयोग को लगता है कि बिना उचित कारण के आवेदन को रिजेक्ट कर दिया गया है या तय समय सीमा में सूचना नहीं दिया गया है या जानबूझकर गलत या अधूरी या कोई भ्रामक जानकारी दिया गया है या गलत तरीके से सूचना देने के लिए मना करता है या सूचना नष्ट करता है या सूचना पहुंचने में बाधा खड़ी करता है, ये सब रीजन्स है जब पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर के ऊपर आ सकता है लाइबिलिटी। एक्ट, इसको अच्छे से लिखते हैं, एक्ट इम्पोजेस stringent penalty on public information officer for failing to provide information every PIO public information officer will be liable for fine of ₹250 पर डे लिखा है, अप टू मैक्सिमम 25,000। मिनिमम उनको ₹250 पर डे के हिसाब से पड़ सकता है और मैक्सिमम वो 25,000 तक जा सकता है। किस किस केस में उनका होगा ये फाइन? अगर फॉर नॉट एक्सेप्टिंग एन एप्लीकेशन, अभी हिंदी में बताया था जिससे वही वाला है, या डिले कर रहे हैं, डिलेइंग इंफॉर्मेशन रिलीज विदाउट रीजनेबल कॉज, मतलब जानबूझकर डिले कर रहे हैं तब। एंड थर्ड, modifiedly denying information, मतलब गलत इंटेंशन के साथ नहीं देना चाहते हैं। फोर्थ, knowingly giving incomplete information, या इसी के साथ लिख सकते हैं इनकरेक्ट, या इसी के साथ लिख सकते हैं मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन, मतलब जानबूझकर गलत, अधूरी, भ्रामक जानकारी दे रहे हैं तब। एंड डिस्ट्रॉइंग इंफॉर्मेशन दैट हैज बीन रिक्वेस्टेड, मतलब जो इन्फॉर्मेशन मांगी गई है उसको जानबूझकर वो नष्ट कर रहे हैं या वैसे भी नष्ट कर रहे हैं फिर भी। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, obstructing furnishing
of information in any manner। बड़ा चढ़ा कर बता रहे हैं ना। अभी हम बात करते हैं नेक्स्ट सेक्शन 24 के बारे में। सेक्शन 24 क्या बताते हैं? दिस एक्ट विल नॉट बी एप्लीकेबल, दिस एक्ट विल नॉट बी एप्लीकेबल इन शेड्यूल 2। ये एक्ट शेड्यूल 2 के ऊपर नहीं लगेगा। अभी हम जान लेते हैं शेड्यूल 2 होता क्या है। शेड्यूल 2 में क्या लिखा है जिसके ऊपर ये एक्ट नहीं लगेगा। शेड्यूल 2 में जैसे आता है इंटेलिजेंस ब्यूरो, रॉ एनफोर्समेंट डायरेक्टरी एंड CRPF, NCB, नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो, SPF, NSG, BSF, CISF, इंडो यानी ITB, SSB एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ये सब हमारे शेड्यूल 2 में लिखा गया है। क्या क्या है? IB है, रॉ है, ED है, इन सब से रिलेटेड CRPF है। कोई भी जानकारी मतलब इनके ऊपर ये एक्ट ही नहीं लागू होता है, मांगने का सवाल ही नहीं उठता है। SPF है, NSG है, BSF है, CISF है, ITBP है एंड SSB है। इन सब के ऊपर ये एप्लीकेबल नहीं होता। लास्ट सेक्शन जो कि हम पढ़ रहे हैं इस एक्ट में, जो दोनों लेवल पे यानी सेंट्रल लेवल पे और स्टेट लेवल पे जो इन्फॉर्मेशन कमीशन बनाए गए हैं वो दोनों अपनी रिपोर्ट तैयार करेंगे एंड सरकार को सबमिट करेंगे। ठीक। और प्रिपरेशन ऑफ एनुअल रिपोर्ट बाय सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन लिख रहा हूँ, एंड स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन and submit it to the government। That's it। ये सिलेबस के हिसाब से एकदम मोर देन सफिशिएंट है। 31 सेक्शन पूरा नहीं पढ़ना। अगर आपको 31 सेक्शन पूरा पढ़ना है तो बेयर पढ़ो भाई। फिर बाकी इन्फॉर्मेशन के हिसाब से या सिलेबस के हिसाब से पूरा कंप्लीट है। That's it।